सॉरी। ओके, एक क्वेश्चन है डिस्कस किया है, तो नाउ अभी एक दूसरे तरीके का मैं आपको एक एफबीडी बना रहा हूँ, है ना। देखिए ध्यान से, सपोज मान लो यहाँ पे क्या है आपके एक ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है ना। तो वो जो पार्क में जो ऐसे झूला होता है फिर फिसलने वाला है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन, है ना। जैसे मान लो आपका टेबल है या फिर नोटबुक है, आपने जो वैसे रखा है ना टेबल पे, तो अभी क्या है वो, अभी आपका वो भी क्या है, प्लेन है, इंक्लाइन नहीं है। मतलब आपने क्या किया, उसको ऐसे लिटिल टिल्ट किया, तो क्या बन गया, वो इंक्लाइन प्लेन बन गया, है ना। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मास एम रख दिया यहाँ पे, है ना। ये मैंने यहाँ पे एक मास एम, स्मॉल एम का मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, और ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे क्या होता है कि इधर एक रस्सी इधर की तरफ होती है, एक ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ भी हो सकता है, सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर, है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसके एफबीडी में, सर इसका एफबीडी हम कैसे बनाएं, है ना। सो नाउ अभी देखिए, इसका एक ट्रिक भी है, आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, है ना, बट थोड़ा सा आप सीख लीजिए इस बात को। वॉइस इज ब्रेकिंग, हाँ भाई, आवाज में कोई दिक्कत है? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन वॉइस? देखो भाई सोहेल, आप ही की तरफ से कोई प्रॉब्लम है? समटाइम्स, ओके कोई बात नहीं, समटाइम्स, ठीक है। देखिए भाई सब लोग देखिए, अटेंशन प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ठीक है। देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए। सो यहाँ पे मास एम रखा हुआ है, तो इसका अभी हमें एफबीडी बनाना होता है ना। तो इसका एफबीडी बनाने में बहुत लोग साइन कॉस में से क्या करते हैं, थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं ना। तो अभी हमें इस बात को हमें देखना है। सो नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, जब भी कोई भी मास कहीं पे रखा हुआ है, तो उस पे एमजी का फोर्स किधर लगता है, किधर लगता है एमजी का फोर्स, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। आप कैसे भी किसी भी चीज को किधर भी रख दो, बट एमजी जो फोर्स लगता है किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, है ना। जिधर अर्थ का सेंटर है, एमजी का फोर्स उधर ही लगता है, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे मास एम है, तो अभी एमजी का फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, एकदम नीचे की तरफ, यहाँ पे, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन, ये जो यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन, ओके। सो इस इंक्लाइन प्लेन में मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ कुछ ऐसा, है ना। एक परपेंडिकुलर हम ऐसे डाल देते हैं, एक ऐसा ही क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, ओके। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये एंगल कितना है भाई आपका, ये एंगल है आपके पास कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना है, देखिए ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। देखो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे ऐसे, ये एक आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कर्सर घुमा रहा हूं मैं आपको, तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये एंगल हो गया आपका 90, और ये एंगल कितना हो गया भाई, ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। क्यों, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अभी आप यहाँ पे जोड़ेंगे थीटा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, ओके सॉरी, ये हो गया थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, है ना। यहाँ से इस थीटा को हम इरेज कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा मैंने लिख लिया, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाले, ओके। तो नाउ अभी देखिए, इसका अगर आपने यहाँ पे सम किया तो कितना आता है भाई, ये आता है यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 180 डिग्री, ओके। समझ में आ रहा है सबको, यस। सो नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, ये एंगल हो गया कितना आपके पास, थीटा, ये हो गया 90, और ये हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा, ओके। ये बात सबको समझ में आ रही है, एवरीबॉडी, सब लोग समझ पा रहे हैं, एवरीबॉडी, सब लोग बताइए टाइप करके, है ना। ये चीज सब लोग समझ पा रहे हैं, मैंने ट्रायंगल में यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, सबको समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी एवरीबॉडी फिर से लिखिए चैट में, ओके। सो सबको समझ में आ रहा है, ओके, एनी डाउट, नो, हाँ ठीक है भाई, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए देखिए देखिए, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ये है ना, दिस लैपटॉप ये जो है ना, ये एक्चुअली मेरा नहीं किसी और का है, उसमें थोड़ा सा ये ड्राइंग इतने अच्छे से नहीं हो रहा है, फिर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये है इंक्लाइन प्लेन, ओके, 2 बार 3 बार मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से, ये है आपका यहाँ पे स्मॉल मास है ना, और ये इंक्लाइन है कितने के एंगल पे, ये इंक्लाइन है आपके ये थीटा पे, है ना। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एमजी कितना लग रहा है भाई, एकदम नीचे डाउनवर्ड, एकदम नीचे की तरफ, है ना।
तो मैंने अभी यहाँ पे mg की डायरेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ऐसा है ना। नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल दिस दिस दिस, है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको। नाउ ये देखिए एंगल क्या है आपका, थीटा है। ये क्या है एंगल आपका, थीटा। ये एंगल कितना है भाई, 90। ये हो गया थीटा, ये हो गया 90। तो क्या आप ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा, ये एंगल बताओ भाई कितना होगा, चलिए बताइए ये एंगल कितना है, कैलकुलेट करके बताइए आप। आपको सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 180। तो दो एंगल आपको दे दिया गया, एक थीटा है और दूसरा कितना है भाई, 90 है। तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, है ना, कितना निकाल सकते हैं भाई, 90 माइनस थीटा होगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको, यस 90 माइनस थीटा। ओके, सब लोग समझ पा रहे हैं। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, आप देखिए ये सबको समझ में आ गया। तो ये एंगल कितना हो गया भाई, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, आपको ये जो प्लेन दिख रहा है, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ मैं। इस पे क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ऐसा ऐसा। ओके, क्या किया भैया हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल होगा ये क्या, 90 होगा। यहाँ पे ये भी एंगल कितना होगा भाई, 90 होगा, है ना। ये भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। ये भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, अभी इस एंगल को देखो तो ये भी क्या होगा भाई, 90 होगा, है ना। ये एंगल कितना होगा भाई, 90 होगा। यस 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। करेक्ट, ये 90 है। और ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा भाई, 90 होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। ये एंगल भी कितना होगा भाई, 90 होगा। यस, कोई दिक्कत। नाउ ये एंगल देखिएगा कितना है भाई, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल को क्या होना पड़ेगा, इस एंगल को होना पड़ेगा थीटा, है ना। कितना होना पड़ेगा भाई, इस एंगल को होना पड़ेगा थीटा। करेक्ट। सो नाउ एक बार और ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एक सेकंड रुक जाओ, सभी लोग देखिए ध्यान से, once more, sorry। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मास m, नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, नीचे यहाँ पे mg लग रहा है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डाला तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर, ये देखो ध्यान से, अगर ये सरफेस है हमारे पास, इफ दिस इज द सरफेस, और यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा। यस, बिल्कुल 90 होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ एक ऐसा ऐसा खींच दिया, और मैंने बोला कि दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा। करेक्ट। तो आप बताओ मुझे, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा। तो भाई हमें पता है ये पूरा का पूरा कितना है, 90 है। और एक एंगल अगर आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना होगा भाई, दूसरा एंगल होगा आपके पास थीटा। क्योंकि इन दोनों को मिलाने से कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अगर मैंने इसमें थीटा जोड़ दिया, तो इसका सम कितना आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए हमारे पास 90। ओके, अभी बताइए भाई, हाँ भाई समझ में आ रहा है सबको। यस, समझ में है, वो एंगल थीटा होगा। एवरीवन, ईच एंड एवरीबॉडी, सबको समझ में आया कि वो एंगल कितना होगा भाई, थीटा होगा। ओके ओके, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, नाउ चलिए फिर से, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, तो समझ गया आप, फाइनल कंक्लूजन आप सबको समझ में आ गया। तो नाउ मेरे पास ये फिर से मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, और यहाँ पे एक मास m रख दिया। ओके, ये एंगल है यहाँ पे हमारे पास कितना, थीटा। करेक्ट। सो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे एक मैंने एंगल बनाया। ये आ गया हमारे कितना भाई, यहाँ पे mg। ओके, और नाउ यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसा बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये एंगल कितना आ रहा है भाई, थीटा आ रहा है। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी हमारे पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नीचे क्या है, दिस इज mg, दिस इज अ वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, है ना। तो मान लो अभी यहाँ पे क्या है भाई, ये ऐसा एक प्लेन है, और यहाँ पे कोई एक वेक्टर, यहाँ पे दिस इज एफ वेक्टर, और ये एफ वेक्टर कितना पे है भाई, ये थीटा एंगल पे। करेक्ट है ना। इस एफ को आप mg बोलो, कोई दिक्कत नहीं है।
ना आपको सबको आता है कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो कंपोनेंट्स हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, जहां थीटा है उधर की तरफ क्या आता है, कॉस आता है ना। तो एफ इधर क्या है, कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा आपके पास इधर एफ कॉस थीटा। ओके, ये आएगा आपका यहाँ पे एफ कॉस थीटा। और इस एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। सो हियर इट विल बिकम एफ साइन थीटा, है ना, क्या आएगा, ये एफ साइन थीटा आएगा। सो सिमिलरली अगर देखिए यहाँ पे mg है और ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ आपका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, दैट विल हियर mg cos ऑफ थीटा, ये कितना आ गया mg cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, फोर्स, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg sin थीटा। ओके, तो जब भी कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो उसका जो ग्रेविटी वाला कंपोनेंट होता है उसमें बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है। तो उसको आप कुछ ऐसे ब्रेक करेंगे, mg cos थीटा एंड हियर mg sin थीटा। तो ये जो बात थी मैं मुझे आपको बतानी थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या सबको समझ में आ रहा है भाई कि mg का कंपोनेंट हम कैसे ब्रेक करेंगे? यस एवरीवन, इस mg का कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा, क्या सबको समझ में आया? ईच एंड एवरीवन टाइप करके बताइए सभी लोग। यस, एनी डाउट, एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ओके, है ना, तो आपको समझ में आया कि mg cos किधर होगा और sin किधर होगा, पक्का, ईच एंड एवरीबॉडी। चलिए अब इसको बेस्ड क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, नोट बना लेंगे। और ये थीटा कैसे आया, तो भाई ज्योमेट्री आया, है ना, सिंपल ज्योमेट्री से आया, 6th क्लास की ज्योमेट्री से आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये चीज मैंने आपको अगर क्वेश्चन में बता दी होती तो एकदम, है ना, समझ में नहीं आता आपको, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से इसको ले लिया। तो नाउ अभी आपके पास सवाल कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये हमारे पास है एक इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन इज एन एंगल ऑफ थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन को हमने ऐसे बना लिया है। एंड यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे हियर वी हैव मास m, और इस m को हमने यहाँ पे एक रस्सी से ऐसे बांध दिया, है ना, देयर इज स्मॉल मास m, ये क्या है, एक स्मॉल मास m है, और इसको हमने से थ्रेड से बांध दिया। आप थोड़ा डायग्राम सीधे सीधे बना लो अच्छे से। ओके, नाउ सवाल आपसे पूछा गया, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब नॉर्मल फोर्स if this mass m is in equilibrium में है, तो आप टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू आप निकालिए। यस, चलो बच्चों शुरू हो जाओ। क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी, सबको क्लियर है सवाल? थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं है, आप अच्छा डायग्राम बना लो। यस, आंसर्स आने शुरू हो गए। हाउ डायग्राम शुड बी, देखो भाई डायग्राम ऐसा है, ये लो डायग्राम कैसे बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये रहा एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है ना, एक इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल थीटा। यहाँ से क्या किया है इन्होंने, एक ऐसा एक हुक ऐसा बनाया है एक, और यहाँ से एक रस्सी बांधी है, और यहाँ पे एक मास m रस्सी से ऐसा अटैच किया, ऐसा डायग्राम। फाइंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा अगर जो मास m इक्विलिब्रियम में है तो। यस, ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम एफबीडी बनाएंगे। हम सबसे पहले तो एफबीडी बनाएंगे अच्छे तरीके से, है ना।
ताकि एफबीडी हमारा काफी अच्छा होगा तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, सारे डायग्राम्स। तो देखते हैं मैम यहाँ पे डायग्राम बना के, तो काफी लोगों ने कुछ आंसर्स दिए हैं, देखते हैं, विल चेक इट। सो नाउ डायग्राम बना लेंगे पहले एफबीडी। सो एफबीडी बनाने की मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस मास को मैं एक पॉइंट से रिप्लेस करूंगा, और ये मास एक रस्सी से जुड़ा हुआ है ना, तो रस्सी से जुड़ा हुआ तो इधर क्या लग रहा होगा भाई, टेंशन लग रहा होगा टी, करेक्ट, इधर एक टेंशन लग रहा होगा। और एक मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये मास हम रस्सी से बंधा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, ये टेंशन टी इधर की तरफ लगेगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के टच में होता है, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे आपने क्या रखा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो यहाँ पे आपने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में टच है, तो क्या लगता है भाई, परपेंडिकुलरली नॉर्मल लगता है ना, क्या लगता है भाई, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, करेक्ट। सो अभी देखिए यहाँ पे ऐसा टच में इसके ऐसे है, तो अभी यहाँ से ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, है ना। तो ये दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, और तीसरा फोर्स क्या लग रहा होगा भाई, तीसरा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई, mg फोर्स। तो चलिए mg का कंपोनेंट तोड़ना मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे टेंशन T ऊपर की तरफ, ये रहा आपका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे यहाँ पे ये mg फोर्स लग रहा है, तो mg की फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर लिए। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भाई, तो एक तो होता है आपका यहाँ पे, एक तो होता है mg cos थीटा, और दूसरा फोर्स क्या होता है भाई, दूसरा फोर्स होता है इधर की तरफ, एंड दैट इज mg sin थीटा, करेक्ट। नाउ अभी देखिए आपके पास क्या है भाई, दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकता हूँ, और ये वाली डायरेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, वर्टिकल डायरेक्शन। ये हो गया हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करेक्ट। सो नाउ अभी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कैसे करते हो आप, तो हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस को हम अलग सॉल्व करते हैं, और वर्टिकल के फोर्सेस को अलग सॉल्व करते हैं, ओके। तो नाउ एक बार हम हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। सो सवाल में आपको पहले ये बात एकदम क्लियर कर दी, एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कभी मूव नहीं कर रही, है ना। तो नाउ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये टेंशन और ये mg sin थीटा बराबर होगा, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही। आप सोचो कि ये mg cos थीटा थोड़ा सा टेंशन से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, है ना, या फिर क्या हो जाए, ये टेंशन बड़ा हो जाए mg cos थीटा से, तो जो फोर्स बड़ा है उसकी तरफ बॉडी क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो इस केस में क्या है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, और हर डायरेक्शन में क्या है, फोर्स बराबर है ना, दैट इज व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, T इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे mg sin थीटा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, mg sin थीटा के बराबर आ गई। नाउ नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है देखते हैं। तो अभी देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये इधर नॉर्मल है, इधर क्या है mg cos थीटा, तो यार बड़े आराम से क्या हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो ये रहा आपका आंसर, T is equal to mg sin theta and is equals to mg cos theta. Yes, how about you? Any doubt? Yes, yes, yes. रोशन का आंसर सही आया नहीं, रोशन का, हाँ रोशन का आंसर सही आ गया, ऋषभ, काफी लोग का आंसर सही आ गया। ओके, समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट? तो सारी चीजें क्या है, एक बार सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट इसके पहले मैंने आपको mg के कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं वो बता दिया अच्छे तरीके से, और फिर इसमें उसका हमने एप्लीकेशन देख लिया। ओके एवरीबॉडी, एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई भी डाउट, थोड़ा भी डाउट, मैं फिर से बताऊंगा सब कुछ। ओके, नो डाउट्स? टिल प्राइवेटली बता सकते हो आप मुझे। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं, उसमें आप सब लोग सॉल्व कीजिए, इस एनी डाउट्स? यस यस, तो जब भी थीटा दे रखा है ना, आप वहां पे थीटा की वैल्यू को डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, mg sin 60 डाल दो, 30 डाल दो, है ना, थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके अगला सवाल सभी लोग सॉल्व करेंगे।
देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फिर से यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल थीटा, थीटा पे कैसे इंक्लाइन प्लेन है। और इस बार हमने क्या किया है, ऐसे एक यहाँ पे एक पुली लगा दी है, यहाँ पे गिरलिंग है ना, एक पुली लगा दिया है। और नाउ अब इस पुली पे एक रस्सी ऐसे आ रही है, और रस्सी के इस तरफ का जो मास है, दैट मास इज इक्वल्स टू 3 kg। यहाँ पे एक 3 kg का मास यहाँ पे अटैच्ड है, और पुली से इधर एक रस्सी आ रही है, और इधर की तरफ एक मास है यहाँ पे 5 kg का मास। कितने का मास है भाई, यहाँ पे एक 5 kg का मास है, करेक्ट। सो नाउ अभी यहाँ पे इधर 5 kg और यहाँ पे कितना है 3 kg, एंड नाउ दे आर टेलिंग दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। ये ऐसा बता रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं कर रहा है ना, कोई भी पार्टिकल अभी इधर भी मूव नहीं कर रहा। सो आपको पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। So find the tension and normal reaction, है ना। टेंशन और नॉर्मल आप निकालिए। अभी देखो ध्यान से, तो टेंशन निकालना है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रस्सी कितनी है सिस्टम में, एक ही रस्सी है ना। तो रस्सी एक है तो टेंशन भी क्या आएगा आपके पास, एक ही टेंशन आएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड ये देखिए ध्यान से, ये जो आपका जो 3 kg का जो ब्लॉक है ना, ये 3 kg का ब्लॉक एकदम से चिपक के नहीं है, थोड़ा सा अलग है, हटके। बट दिस 5 kg ब्लॉक यहाँ पे क्या है, इसका कांटेक्ट है। तो नॉर्मल कहाँ निकालेंगे, इस 5 kg के बीच में यहाँ पे निकालेंगे, 5 kg को यूज करके हम नॉर्मल निकालेंगे। और टेंशन आप एक ही रस्से में निकालेंगे, तो देयर विल बी ओनली वन टेंशन, एक ही टेंशन होगा। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, फाइंड टेंशन टी एंड नॉर्मल रिएक्शन। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। ना अभी देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, है ना, तो दोनों ब्लॉक्स को आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग उनके लिए इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे दोनों ब्लॉक्स के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे, है ना। बाकी सारी चीजें बाद में, पहले तो हम एफबीडी बनाएंगे। 2 ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक्स के लिए एकदम अलग अलग सिंपल सिंपल एफबीडी बनाएंगे। यस डन, एफबीडी हो गया सबका। यस, यस आंसर आने स्टार्ट हो गए। ओके चलिए देखिए सभी लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से सब लोग। अभी यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 2 ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का और एक 3 kg का, है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम दोनों के लिए अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। थीटा 36 डिग्री, थीटा नहीं फाइंड करना है भाई, टेंशन और नॉर्मल फाइंड करना है। देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, सभी लोग देखिएगा। तो आप अपने फिगर में देखो, तो अपने फिगर में देखो, तो यहाँ पे क्या है, 3 kg का ब्लॉक है ना। तो ये 3 kg का हम अगर हम यहाँ पे एफबीडी बनाए, तो नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है ना, mg यानी कि 30, कितना लग गया है यहाँ पे mg, 30 न्यूटन। और ऊपर क्या है, यहाँ पे एक रस्सी से अटैच्ड है, तो ये टेंशन लगेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, है ना। तो टेंशन है वहां पे ऊपर की तरफ, और नीचे कितना है 30 न्यूटन। सो नाउ अभी दिस ब्लॉक इज एन इक्विलिब्रियम, ये जो मास है आपका यहाँ पे जो 3 kg का, दिस 3 kg इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा, करेक्ट। अब ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच, 30 न्यूटन, करेक्ट। तो अभी हमें ये पता चल गया कि जो रस्सी में जो टेंशन है, दैट टेंशन इज हाउ मच, दैट इज 30 न्यूटन, करेक्ट। नाउ देखिए 5 kg का हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए, राइट इन चैट आफ्टर सम टाइम, एक सेकंड, देखिए 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 सब लोग देखिए,
आपके आंसर्स हो सकते हैं सही हो गलत भी हो। नाउ ये देखिए आपके पास ये 5 केजी कैसा है, ये 5 केजी ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सारे फोर्सेस दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो एक फोर्स यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5g साइन थीटा, यहाँ पे इसका टेंशन इधर की तरफ है ना। एक फोर्स आपके पास यहाँ पे इसका mg साइन थीटा, और नीचे क्या होगा आपका यहाँ पे दिस mg cos ऑफ थीटा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे निकालेंगे हम, ये क्या आएगा यहाँ पे ऐसा इसका नॉर्मल। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, नॉर्मल आ गया, इसका टेंशन आ गया, यहाँ पे टी आ गया। करेक्ट। सो नाउ अभी हमें पता है कि टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई, 30 न्यूटन। तो नाउ इस फिगर के लिए, इस 5 केजी ब्लॉक के लिए, यहाँ 5 केजी के ब्लॉक की बात कर रहे हैं। सो नाउ 5 केजी ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसके लिए, टेंशन T इज इक्वल्स टू 5g मतलब 50 साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। टेंशन की वैल्यू कितनी है, 30 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा, है ना। तो नाउ हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आ गया भाई, साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास 3/5, है ना। साइन थीटा कितना आ गया भाई 3/5, 3/5 याद कीजिए आप इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को आप याद करो। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका कितना एंगल आपका 37, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, है ना। तो देखिए आप साइन 37 कितना आएगा भाई, तो साइन 37 आएगा आपका यहाँ पे 3/5, तो यानी कि ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, यानी कि जो आपका जो प्लेन इंक्लाइंड है कितने पे है, ये 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, कितने पे, ये 37 पे। ओके, सो नाउ अब देखिए ध्यान से, थीटा आ गया हमारे पास 37 डिग्री। नाउ अब देखिए हमें नॉर्मल निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, नाउ अभी हमने ये निकाल लिया, एंड अब देखिए ध्यान से, फिर क्या निकालना है हमें, दूसरा नॉर्मल निकालना है। तो चलिए हम नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी ये बॉडी, ये बॉडी क्या है, ये 5 केजी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे नॉर्मल और ये mg cos थीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो इक्वल होंगे, अभी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस एंड नॉर्मल इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज mg cos 37 डिग्री, दिस इज mg cos 37 डिग्री। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी है भाई, तो कॉस 37 है आपका 4/5, तो आएगा आपके पास 50 इंटू 4/5, तो ये आ गया आपके पास 10, तो ये आ गया आपके पास भाई 40 न्यूटन। ओके, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन आ गया हमारे पास 30 न्यूटन, और ये नॉर्मल है, ये कितना है, ये नॉर्मल है आपके पास 40 न्यूटन। करेक्ट। ओके, चलिए नाउ आपके कमेंट्स एंड डाउट्स, just a second. Yes, 30 and 40. Okay. In 5 kg टेंशन इज 30। हाँ भाई देखिए रस्सी एक है ना, तो इस रस्सी में, पूरी रस्सी में टेंशन 30 है, इसका कहने का मतलब ये हो गया, है ना। तो पूरी जो रस्सी है, जितनी भी रस्सी है, वो रस्सी में टेंशन कितना है भाई, 30 न्यूटन हो गया, है ना। चलिए फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो नाउ देखो भाई यहाँ पे, ये हमारे पास फिगर है, तो मैंने इस 3 केजी का पहले एफबीडी बनाया, तो 3 केजी का एफबीडी बनाया, तो इसमें क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, दिस mg इज हाउ मच, दिस इज 30। ओके, ये mg अभी यहाँ पे कितना है 30, मेरे को भाई एक बार देखिए ध्यान से, mg कितना है 30 न्यूटन। नाउ अब इस पास इस ब्लॉक को आप देखिए ध्यान से, है ना, ये ब्लॉक को आप ध्यान से देखिए। सो ये ब्लॉक क्या है भाई, आपका इक्विलिब्रियम में है, तो ये ऊपर और नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो ये रुका हुआ है। तो इस हिसाब से हम बोल दिया T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके, टेंशन आ गया हमारे पास 30। नाउ दूसरी बात आप यहाँ पे देखिए, दूसरे ब्लॉक को आप देखिए, तो दूसरे ब्लॉक में हमने क्या किया, एफबीडी बना दिया। नाउ ये ब्लॉक भी अभी रुका हुआ है, कहीं मूव नहीं कर रहा। सो नाउ कहीं अगर मूव नहीं कर रहा, तो अभी एक बार आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, और एक बार दूसरी बार आप इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसको बैलेंस करेंगे, है ना। सो नाउ अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया T इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो क्या हो गया भाई हमारा ये टेंशन किसके बराबर है, तो दिस टेंशन इज इक्वल टू mg sin थीटा। ओके, नाउ रस्सी एक है, तो टेंशन भी क्या होगी, एक ही होगी, है ना। अगर यहाँ पे बोलोगे टेंशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी मूवमेंट, है ना। जब आप ध्यान से देखिए इस फिगर में, आप ध्यान से देखिए, अगर ये 5 केजी के पास टेंशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए,
है ना। यहाँ पे टेंशन क्या हो जाए, कुछ और हो जाए, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाए, कुछ और हो जाए, तो यहाँ पे क्या, एक तो मूवमेंट स्टार्ट होने लगेगा। करेक्ट। तो रस्सी एक है तो टेंशन भी क्या होगी भाई, एक ही होगी, है ना। मैंने आपको बात पिछली बार समझाया था कि एक रस्सी तो एक टेंशन, दूसरी रस्सी है, तीसरी रस्सी है, तो फिर जाके उसमें टेंशन क्या होगी, अलग अलग होंगी। सो नाउ अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका ये टेंशन 30 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा आ गया हमारे पास कितना, 37 डिग्री, है ना। तो ये तो अलग बात थी। तो यहाँ पे देखिए टेंशन आ गया हमारे पास 50 साइन थीटा के बराबर, है ना। और यहाँ थीटा को यूज करके, इंफॉर्मेशन यूज करके थीटा आ गया हमारे पास 37 डिग्री। नाउ दूसरी बात, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल निकालना था, तो अभी आप देखो ध्यान से, तो ये वाई डायरेक्शन में क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नाउ थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो थीटा तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना। ये इंक्लाइंड प्लेन का ये है आपके पास थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 50 cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5, ये ट्रायंगल को यूज करके हमने निकाल लिया। तो नाउ अभी यहाँ से देखा कि नॉर्मल आ गया हमारे पास कितना भाई, 40 न्यूटन। तो नॉर्मल कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट इज 40 न्यूटन। यस, एनी डाउट्स? नाउ पूछिए डाउट्स, सब कुछ मैंने बता दिया। आवेदन देखिए, व्हाई नॉट 50, सो टेंशन इज कंसीडर्ड ऑलवेज ऑफ स्मॉल मास, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर्फ आप इक्वेशंस देखिए, जब भी आपके पास कुछ भी सवाल है, तो पहली बात देखो भाई, एक बच्चा ऐसा पूछ रहा है मुझसे कि जब भी कोई छोटा मास हो तो उस पर ही टेंशन निकालेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये टेंशन 3 kg का मास है तो मैंने उस पर झट से निकाल लिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेप्स को याद रखिए, पहला स्टेप क्या है, आपको एफबीडी बनाना है, पहला स्टेप आपको एफबीडी बनाना है। दूसरी बात क्या है, आपको इक्वेशंस लिखनी है। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या इक्वेशन होगा, यू नो दैट, है ना। जब बॉडी मूव कर रही होगी तो दूसरा इक्वेशन लगेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन है आप वो लिख दो, है ना। पहले के लिए लिख दिया, फिर आप दूसरे के लिए इक्वेशन लिखो, और तीसरी बात मैथ्स को फॉलो करो, दैट्स ओके। ऐसे करेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। यस, एनी डाउट? यस, क्या सब सारे बच्चों को समझ में आया? एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट है फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। एनीबॉडी एनी डाउट? सबको समझ में आया, टाइप कीजिए 1, एवरीबॉडी, सभी लोग। किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वी कैन राइट प्राइवेटली, ऐसा बता सकते हैं। सभी लोग ओके, एनी डाउट्स? तो देखिए, अभी आपको कुछ समझ में नहीं है, अगर आप पूछ नहीं रहे हो ना, तो बस आपका ये रह जाएगा, ये डाउट रह जाएगा। ओके, तो सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, एफबीटी बनाएंगे, है ना, फिर उस पर आप इक्वेशंस लिखेंगे, दैट्स ऑल, खत्म, और कुछ नहीं, नथिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो इस तरह का टेंशन मास पे डिपेंड नहीं रहता, क्या बिल्कुल डिपेंड नहीं रहता टेंशन मास पे, है ना। अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें टेंशन कुछ उसमें वो डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। तो अभी देखो, इसके ना बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो आपने यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, इसकी मीनिंग अलग अलग होते हैं, टेंशन मास पे डिपेंड करता है नहीं करता है। देखिए ध्यान से, जब देखो यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मास है और ये से रस्सी से लटका हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे नीचे क्या हो गया, यहाँ पे mg हो गया, ऊपर यहाँ पे टेंशन t हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, t इज इक्वल टू mg होगा, है ना। तो यस, ये जो टेंशन है अभी मास पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है डिपेंड, है ना। तो अभी यहाँ पे जो सेम रस्सी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मास है, मान लीजिए 5 kg लगा दिया, है ना। तो नीचे यहाँ पे mg है, ऊपर यहाँ पे क्या है, टेंशन t है, तो अभी टेंशन इक्वल्स टू क्या हो गया, 50 न्यूटन हो गया। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 7 kg का मास लगा दिया, तो टेंशन हो गया आपके पास यहाँ पे कितना, 70 न्यूटन, करेक्ट, है ना। तो आप जो समझ रहे हो ना कि 5 kg लगाया, 3 kg लगाया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप सिर्फ मैथ्स पे जाइए, है ना। आप इक्वेशन को देखिए ध्यान से। सो देखिए ध्यान से, कोई भी रस्सी होती है ना, तो उसका टेंशन क्या होता है, फिक्स होता है ना। उसका टेंशन क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे ऐसा डिटरमाइन भी होता है कि ये टेंशन यहाँ पे कितना है, 80 न्यूटन ही झेल सकता है, उसके ऊपर ये टेंशन नहीं झेल सकता।
है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे आप, 80 न्यूटन तक का ही यहाँ पे मास डालेंगे, 8 केजी तक का ही मास डालेंगे, तब तक ये रस्सी बनी रहेगी। जैसे आपने यहाँ पे 9 केजी का मास यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हर रस्सी की क्या होती है, हर मटेरियल की एक लिमिट होती है, करेक्ट। आई होप आपको क्लियर है। साक्षी क्लियर है, इज द डाउट क्लियर। हाँ, एक और बच्चा पूछ रहा है नॉर्मल को एनआर क्यों लिखना जरूरी है क्या। तो उसको पूरा देखिए, नॉर्मल को एनआर क्यों लिखते हैं, तो पूरे को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम ऐसे नोटेशन होता है वो, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन। आप ऐसे भी लिखो तो चलेगा। ओके डन, एनी मोर डाउट्स। विच मास इज टेकन व्हेन टेंशन इज आस्क्ड, कोई सा भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो ना, कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि आप ना ऐसे मत सोचो कि अगला कुछ ऐसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, है ना। जस्ट अभी आप आराम आराम से सीखो, नॉर्मल तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। ओके, मैं आगे बढ़ूं। और कोई डाउट किसी बच्चे को, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो गए, और अभी और दूसरी तरफ की प्रॉब्लम को समझते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं लेवल लूंगा, दूसरे टाइप का। नाउ आगे देखिए। ओके, नाउ समझिए इस बात को, यहाँ पे आप समझिए। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है ना। नाउ अपने ये इंसान ने क्या किया, आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं ना, अपने सिर पे क्या करते हैं, ऐसा एक एक ईंट यहाँ पे रखते हैं, एक ईंट यहाँ पे रखते हैं, फिर एक ईंट को ऐसे रखते हैं, फिर ऊपर फिर एक और ईंट, एक और ईंट, ऐसा रख के सिर पे इतना बड़ा वो ईंट रख लेते हैं, बहुत सारे ईंट, है ना। सो नाउ वैसे ही अगर आप देखो ध्यान से, क्या हो गया भाई, अच्छा सोहेल ने देखा है। नाउ देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखो ध्यान से, आप समझना इस बात को। यहाँ पे इन्होंने कैसा एक प्लेटफॉर्म रख दिया, और यहाँ पे क्या है, एक मास रख दिया इन्होंने ऐसा 5 केजी का, है ना। क्या मास रखा है इन्होंने अपने सिर पे, एक 5 केजी का मास रख दिया। तो ना अभी ये कितना नीचे, इनको कितना वेट फील होगा, तो इनको नीचे वेट फील होगा कितने का भाई, इनको वेट फील होगा कितने का, 50 न्यूटन का, बराबर। इन्होंने फिर से क्या किया, एक और 2 केजी का ऊपर एक और ईंट रख लिया, कितने का ईंट रख लिया भाई, ऐसे 2 केजी का। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनके सिर पे कितना फील हो रहा है एग्जैक्टली, है ना, कितने का मास ये फील कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, कितना ये वेट फील कर रहे होंगे। 2 केजी का मास मैंने क्या किया, एक और रख दिया, तो अभी कितना वेट नेट फील कर रहे होंगे, 50 70 फील कर रहे होंगे ना भाई, 5 तो पहले ही से हैं, 2 और रख दिया आपने, है ना। तो 5 और 2 कितना होगा भाई, 70 न्यूटन ये फील कर रहे होंगे, करेक्ट। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऊपर से लाके एक 3 केजी का और रख दिया, तो अभी कितना फील करेंगे, 50 प्लस 20, 70 तो हो रहा है पहले से। अब फिर एक और लाके रख दिया तो कितना फील करेंगे भाई, ये फील करेंगे 30 न्यूटन और फील करेंगे, है ना। मतलब टोटल ये कितना फील करेंगे भाई, ये फील करेंगे टोटल 100 न्यूटन का, है ना। सबको समझ में आ रहा है, वेरी इजी ना। चलिए अभी देखिए ध्यान से समझते हैं इस बात को। अभी ये इंसान जो है यहाँ पे ऐसा है, और इसने अपने सिर पे ऐसा कुछ एक वुडन प्लैंक रख देते हैं, कि वो लकड़ी का एक पट्टा रख लेते हैं ऊपर। नाउ उसका वेट मान लेते हैं कुछ नहीं होगा, होगा तो समथिंग 500 600 ग्राम ऐसा। नाउ अभी आप इस बात को बताओ कि ये 50 केजी फील कर रहे हैं ना, ये जो 50 केजी फील कर रहे हैं ना, व्हाट इट इज एक्चुअली, एक्चुअली में है क्या। नाउ अभी ये ब्लॉक है, और इनका ये सिर, ये हेड, और ये क्या है, ये ब्लॉक। तो इन दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ कांटेक्ट, और ये क्या है, एक सरफेस है ना। एक कांटेक्ट है, और क्या है भाई, एक सरफेस है। तो ध्यान से अगर इसका मैं अगर एपीडी बनाऊं ना, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा भाई, एक एमजी लग रहा होगा, करेक्ट। इक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे इन सारी चीजों को। नाउ अभी देखिए, ऊपर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, बीच में मत लिखिए भाई कुछ चैट में, ऊपर नॉर्मल और नीचे एमजी। ओके, नाउ अभी देखिए क्या है, सिचुएशन कैसी है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन।
कैसे सिचुएशन है भाई, इक्विलिब्रियम की, है ना। सो नाउ अभी देखिए क्या होगा, ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर, करेक्ट। सो एक्चुअली ये कौन सा फोर्स फील कर रहा है, तो ये बंदा फील कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को, है ना। इसको फील कर रहा है, ये एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन को फील कर रहा है, करेक्ट। सो जैसे आप देखो ध्यान से, एक और ब्लॉक आपने और रख दिया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, और बढ़ गया। नॉर्मल रिएक्शन एक और क्या हो गया भाई, ऐड हो गया, है ना। तो एक और ब्लॉक रख दो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होते जा रहा है, नीचे नीचे ये ऐड होते जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का एडिशन होते जा रहा है ना। तो सबको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे ये बंदा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना। जितने ज्यादा आप ब्लॉक्स बढ़ाते जाओगे उसकी सिर पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, दिस दिस थिंग क्लियर, सबको ये बात समझ में आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ सबको यहाँ पे समझ में आया कि ये mg होता है। नाउ इससे जुड़े हम क्वेश्चंस लेते हैं, सवाल। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा सवाल। यहाँ पे एक छोटा मास हमने रखा है, यहाँ पे स्मॉल m, और यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल M है ना। और इस कैपिटल M को हमने क्या रखा है भाई, एक सरफेस पे रखा है, जमीन की सरफेस पे, है ना। सो नाउ क्वेश्चन पूछा आपसे, फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, फाइंड नॉर्मल between blocks, and also find a normal between this capital mass M and surface। ये समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना क्या नॉर्मल लग रहा है आपको, वो भी निकालना है, और सरफेस और कैपिटल एम के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपको, वो भी कैलकुलेट करना है। यस, तो चलिए कैलकुलेट करिए। प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। बस आपको समझाने के लिए, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थ्योरी। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन पे आइए, चलिए सॉल्व कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए आराम से। यस, तो देखिए काफी लोग का आंसर आ गया। सो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको ना बिल्कुल एफबीडी बना के प्रॉपर तरीके से करेंगे सॉल्व, है ना। सो नाउ अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो स्मॉल मास m को देखा मैंने, है ना, जो हमारा स्मॉल मास है। सो इसको मैंने यहाँ पे से डॉट से बना लिया, और मैंने क्या लिखा इसको ऐसे, ऊपर m, ऊपर क्या लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा भाई, नीचे mg लग रहा होगा, करेक्ट। अब ये ब्लॉक कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस n इज इक्वल टू mg, है ना। तो पहला आंसर आ गया, बिटवीन ब्लॉक्स कितना लग रहा है भाई, यहाँ पे mg लग रहा है, करेक्ट। नाउ अभी यहाँ पे बात करते हैं हम कैपिटल M की, बात करते हैं ना बड़े वाले मास की। तो बड़े वाले मास पे आप देखिए ध्यान से। सो इस ब्लॉक पे नीचे से ऊपर क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है ना। अगर ये इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, तो यानी कि अब ये जो बड़ा वाला, ये छोटा वाला मास m है, ये भी तो ये बड़े वाले मास के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा कुछ ऐसे,
है ना। जैसे मान लो आप अभी खड़े हो, बैठे हो अपनी टेबल पे, कुर्सी पे, आप बड़े वाले मास कैपिटल है ना, आपके ऊपर लाके एक ईंट रख दिया, है ना, एक स्मॉल मास एम का, तो क्या आपको कुछ फील होगा? होगा नहीं होगा ये बताओ? बिल्कुल कुछ ना कुछ फील होगा हमको। तो क्या फील होगा भाई? एक नॉर्मल रिएक्शन फील होगा उस हीट का। तो ये यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है। नाउ अभी इस मास का ग्रेविटी भी वाला फोर्स लग रहा होगा, ये कैपिटल एम इंटू जी, ये भी लग रहा होगा। हाँ भाई बिल्कुल लग रहा होगा, करेक्ट। और पहले से यहाँ पे ग्राउंड, ये क्या है भाई? ग्राउंड है ना। तो ग्राउंड से भी इसके ऊपर ग्राउंड, सॉरी ये जो मास है ना, सॉरी ये जो ग्राउंड है भी मास एम पे ऊपर की तरफ एक क्या एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, दैट इज यहाँ पे इसको लिख लिया मैंने n1। समझ पा रहे हैं ना आप? यहाँ पे ये देखिए आराम से, यहाँ पे ये है आपके पास ये कैपिटल मास m। तो मैंने यहाँ से बोला कि ये जो छोटा वाला मास है ये भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है, और इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, एक mg वाला फोर्स लग रहा है, और ये ग्राउंड और इस मास m के बीच में एक नॉर्मल लग रहा है, दैट इज n1, करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ऊपर वाली डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज mg एंड देयर इज n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस n1 इज इक्वल टू mg प्लस n, लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो अभी यहाँ पे n1 n की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी दिस इज कैपिटल M इंटू जी, दिस इज कैपिटल M इंटू जी प्लस n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज कैपिटल M इंटू जी प्लस n की वैल्यू क्या है भाई, m इंटू जी। तो नाउ n1 की वैल्यू क्या हो गई भाई हमारे पास, g इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल। ओके, काफी बार बच्चों का सही आंसर आया है, लेट अस सी। यस यस युवांश, व्हाट? नो, क्या हो गया? गेस, टेल योर डाउट्स। सब लोग अपने डाउट्स बताएं, क्या डाउट है? यस यस यस, डाउट्स एवरीवन। ईच एंड एवरीवन। सेकेंड पार्ट, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं फिर से ना। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो देखो इस सॉल्व को तो जनरली पहले समझते हैं ना, जनरली एकदम समझते हैं। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ब्लॉक रखा है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, या आप ये समझो, आप ना, आप क्या हो भाई, आप एक अर्थ हो, है ना, क्या है भाई, आप यहाँ पे अर्थ है ना। सो दिस इज सोहेल, ये क्या है, सोहेल है। सोहेल के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक मास एम रख दिया, है ना। तो अभी क्या होगा भाई, आपके ऊपर एक फोर्स तो लग ही रहा होगा, है ना। क्या लग रहा होगा भाई, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे mg का फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट। और आपके सिर के और ये मास एम के बीच में क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना। कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे जो कुछ एनालॉजी है, यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ ऐसा ही है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, ये क्या है आपके पास, ये स्मॉल m है, और यहाँ पे दिस इज कैपिटल। ओके, तो नाउ पहला पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और नीचे एक mg लग रहा होगा, है ना। नाउ देखिए ध्यान से, ये छोटा वाला जो ब्लॉक है ना, इस पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। तो अभी ये जो स्मॉल मास m है, ये भी तो इसके ऊपर एक नीचे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, है ना। दिस इज क्वाइट एविडेंट। आपके सिर के ऊपर कोई मास रख दिया गया, तो वो मास आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहा? जिस लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस m का मैंने एफबीडी बना लिया, यहाँ पे ये कैपिटल M, इसका मैंने यहाँ पे एफबीडी बना लिया। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो इसका नीचे यहाँ पे mg लग रहा है, और इसका यहाँ पे क्या लग रहा है, ये छोटे वाले मास का नॉर्मल इधर लग रहा है ना। नाउ अभी देखिए, ग्राउंड और मास के बीच में तो एक नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल को मैंने क्या लिख लिया, देयर विल बी n1। ये क्या है भाई, ये n1 है। तो नाउ अभी यहाँ पे n1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो n1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, n1 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास mg, सॉरी कैपिटल M इंटू g प्लस mg। ओके, तो नाउ ये नॉर्मल क्या आ गया भाई मेरे पास, ये आ गया आपके पास g इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल। ओके, नाउ देखिए जस्ट अगला सवाल करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे
मेरे पास एक 5 kg का मास है, देखिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, एक 5 kg का मास है, एक मेरे पास यहाँ पे एक 3 kg का मास है और एक 2 kg का मास है ना, ये 2 kg का मास है। नाउ मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, दिस इज N1, दिस इज N2 एंड दिस इज N3। तो चलिए N1 की वैल्यू आप बताइए, N2 की वैल्यू बताइए और N3 की वैल्यू बताइए। करेक्ट, आप बताइए N1, N2 और N3 की वैल्यू। तो मैं बहुत ही आराम से बोल सकता हूँ, ये N1 कितना होगा भाई, ये 20 होगा, है ना। ये N2 कितना होगा, तो अब देखो यहाँ पे 30 + 20 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50। ये N3 कितना होगा भाई, तो ये देखिए भाई 50, 30, 80 और ये 20 कितना हो गया भाई, ये N3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 100। कैसे किया आप बताइए मुझे, है ना भाई, बिल्कुल क्लियर है। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब इस सवाल को आप पिछले से रिलेट कर लो, पूरा समझ में आएगा आपको 100%। अगर इक्विलिब्रियम है तो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो नॉर्मल क्या होगा, इक्वल होगा। यस एवरीवन, सब लोग टाइप करें। एवरीवन एवरीवन, सभी लोग, कुछ डाउट तो नहीं रह गया। ईच एंड एवरीबॉडी, सबका रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं देख पा रहा हूं। ओके, क्लियर है ना। इस तरीके से अभी आप क्या कर सकते हो ना, मैंने जो आपको जो मेथड बनाया है ना, ओके, एन सरफेस से ऊपर लगता है, देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, नॉर्मल, अब देखो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे मान लीजिए मास है ना, अभी ये मास है, करेक्ट। तो अभी इन दोनों के बीच में ना ये नॉर्मल, अभी ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस पे भी एक नॉर्मल लगा रहा है और ब्लॉक इस पे भी एक ऊपर नॉर्मल लगा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, मास m है, तो नीचे क्या लग रहा होगा यहाँ पे mg और ऊपर ऐसा लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे mg के बराबर, करेक्ट। तो अभी आप कोई आपसे कोई पूछे कि बताइए इस ब्लॉक की वजह से जमीन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे, mg का फोर्स लग रहा है ना। ये ब्लॉक कितने का फोर्स लगा रहा है भाई, mg का फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। और आपसे कोई पूछे बताइए ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो क्या बताएंगे, तो उतना ही फोर्स लगा रही है ना। सो देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये m है ना, मास m है, और यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, mg लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से समझते हैं, तो आपने किसी के ऊपर कितना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स आप उसके ऊपर लगाते हो, है ना। तो सपोज आप यहाँ पे देखो ध्यान से समझिएगा इस बात को, देखिए समझिए इस बात को। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने सिर के ऊपर एक ब्रिक रख लिया, है ना, एक ईंट रख ली, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो ईंट है, या फिर ऐसा एग्जांपल समझ लो, ये टेबल है, इसको मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मैंने टेबल पे रख लिया, है ना। नाउ अभी मैंने किसी ब्लॉक को अगर टेबल पे रखा है, मैंने अगर किसी ब्लॉक को टेबल पे रखा है, तो ब्लॉक टेबल पे क्या कर रहा है, कुछ तो फोर्स लगा रहा है ना, और टेबल भी उस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, समझिए ये टेबल है ना, इसमें मैंने इस ब्लॉक को रख दिया। अब ये ब्लॉक क्या कर रही है, थोड़ा फोर्स इस सरफेस पे लगा रही है, करेक्ट। और इन रिटर्न ये सरफेस भी इस ब्लॉक के ऊपर थोड़ा फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, करेक्ट। अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं है, अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, मैंने इसको क्या किया, इस ब्लॉक पे रखा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि दिस फोर्स इज नॉट बैलेंस्ड, ये फोर्स क्या है भाई, बैलेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये टेबल है, कोई सरफेस है, तो क्या करेगा, ये पूरे के पूरे सरफेस को फाड़ के नीचे चला जाएगा, है ना। सो सपोज आप समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर है, मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे ऐसे लगा दिया, है ना, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक ईंट रख दी, तो क्या होगा, क्या होगा अभी, वो उसको फाड़ के नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट सरफेस इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट मच नॉर्मल इन अपर डायरेक्शन, ताकि वो उसके mg को सह पाए,
है ना, समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को। सो इस केस में क्या है, ये फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है भाई, बैलेंस्ड, करेक्ट। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स का फंडा है ना। तो आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ये सवाल है ना। तो इस सवाल में आप करके देखो, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। इसका बीच का नॉर्मल कितना है भाई, इसके बीच का नॉर्मल कितना है, तो 50, दिस प्लस दिस, ये क्या, इसका नॉर्मल कितना है, तो तीनों का क्या होगा, ऐड होगा, है ना। सबका नॉर्मल, सब किसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल तीनों का mg ऐड होगा और इसका ऊपर नॉर्मल, तो ये नॉर्मल कितना हो गया, दिस mg प्लस दिस mg प्लस दिस mg, करेक्ट। तो इसी चीज को मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है आपको जरा मैथमेटिकली बताया यहाँ पे, दिस प्रॉब्लम ये वाला। यस, अभी बताइए कुछ डाउट रह गया क्या? यस, यस एवरीबॉडी। चलिए प्रोसीड, आगे बढ़े एवरीवन। ऑल क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी आते हैं हम न्यूटन्स सेकंड लॉ पे। तो यहां तक हमने इक्विलिब्रियम के काफी सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं ना, अच्छे अच्छे खासे सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स। नाउ आगे बढ़ेंगे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ पे, है ना। तो फर्स्ट लॉ को हमने पढ़ लिया, नाउ न्यूटन सेकंड लॉ। तो अभी देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली कहता क्या है, होता क्या है, एंड बाकी सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड। ओके, नाउ समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, सॉरी सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू m, है ना, ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर आप ऐसे बोलो तो क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है आपका mv माइनस mu अपॉन t, ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास v माइनस u अपॉन t, तो ये हो जाता है आपके पास m इंटू a, है ना। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आता है, सिंपली तक के में बाद में उसकी वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू m आ जाता है हमारे पास, है ना। तो एक्चुअली यही होता है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ, करेक्ट। सो अगर आप समझिए इस बात को, सपोज हमारे पास क्या है भाई, एक मास है यहाँ पे, है ना, हमारे पास एक ये मास है, हमारे पास m है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इसके पास u वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी इसके पास, u वेलोसिटी है। और अभी क्या हो रहा है कि टाइम t टाइम के बाद, है ना, थोड़े से टाइम t, है ना, थोड़े से टाइम के बाद क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ के u से बढ़ के इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो जा रही है भाई, v हो जा रही है। तो अगर इसका मैं मोमेंटम देखूं, तो ये मोमेंटम कितना आएगा भाई, इनिशियली मोमेंटम कितना आएगा, m इंटू यू। तो मोमेंटम का मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, क्या होता है भाई, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो गया आपके पास m इंटू यू। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास m इंटू वी। ओके, ये हो गया m इंटू यू, हो गया आपके पास m इंटू वी। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए व्हाट इज दिस चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया मेरे पास फाइनल मोमेंटम। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज डेल्टा पी, तो डेल्टा पी को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, करेक्ट। चेंज ऑफ मोमेंटम इतना ही आएगा। नाउ मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने की रेट क्या है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका मोमेंटम इनिशियली क्या था, mu था, थोड़े टाइम t के बाद ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका m इंटू वी हो गया, है ना। कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास m इंटू वी। तो एक्चुअली हम रेट की बात करें तो रेट का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में कितना चेंज हुआ, इसको क्या बोलते हैं, हम रेट बोलते हैं। तो नाउ और हम यहाँ पे ऐसा देखिए सॉल्व करें हम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। और एक्चुअली में ये क्या होता है भाई, यही होता है भाई, ये होता है हमारा, इसको ऐसे लिख देंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम टी। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखो फोर्स को एक्चुअली हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो अभी आप देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, m इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन ये टाइम t हो गया। नाउ m कॉमन निकाल लेते, आएगा हमारे पास v माइनस यू बाई टी।
नाउ v माइनस यू बाई टी क्या होता है भाई? तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी m माइनस यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका f इज इक्वल्स टू m इनटू a, है ना। नाउ आपको लग रहा है ये क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, और यही फॉर्मूला क्या है करेक्ट है? तो नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट एट ऑल, है ना। क्यों ऐसा नहीं होता समझिए आज से यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपका तब तक ही एप्लीकेबल होता है, तब तक ही एप्लीकेबल होता है, कब तक एप्लीकेबल होता है भाई? जब तक बॉडी का मास कांस्टेंट है तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, है ना। अदरवाइज अगर बॉडी का मास अगर वेरी कर रहा है देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, ट्रू एज लॉन्ग एज मास इज कांस्टेंट। अब भाई आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां मास कांस्टेंट नहीं रहता है? हर जगह तो मास ही कांस्टेंट होता ही है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे मास कांस्टेंट नहीं रहता? टेल मी एनी कंडीशन वेयर मास इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट वो छोड़ो, आप बताइए मुझे कुछ ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ की आप प्रॉब्लम्स बताइए जिसमें मास कांस्टेंट नहीं है। दिस इज आल्सो समथिंग, ये भी कुछ होता है बट हमारे स्कोप के बाहर है, द स्पीड ऑफ लाइट का समथिंग। आप मुझे कुछ ऐसे कंडीशन बताइए जिसमें मास कांस्टेंट नहीं है। ओके चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप सपोज मान लो यहाँ पे है, आप मान लो कि आपके पास एक कार है ना। और कार में उसका माइलेज क्या है, काफी कम है, करेक्ट। तो आप अपने घर से निकलते हो और गाड़ी कुछ ऐसी है कि उसमें 1 लीटर पर किलोमीटर ऐसे पेट्रोल लगता है। अगर आप 1 किलोमीटर चले तो उसमें 1 लीटर पेट्रोल लगता है ना। ऐसी कार है। या फिर आप अपनी नॉर्मल मारुति कार भी ले लो तो उसमें अभी आप 1 किलोमीटर गए तो उसमें समथिंग कुछ तो फ्यूल खर्च होता है ना। तो मान लिया आपने क्या किया, यहाँ पे फ्यूल टैंक में आपने यहाँ पे पेट्रोल क्या कर दिया, फुल कर दिया। ओके। ना अभी कार का मास जो है कितना है, मान लीजिए दिस इज 1000 kg, है ना। कार का मास कितना है अभी आपके पास, 1000 kg पेट्रोल के साथ। जैसे जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो, है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है ना, और स्मोक में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी आप जैसे 4 5 10 20 किलोमीटर आप गए तो कितना हो गया भाई, 1 लीटर पेट्रोल, मतलब 1 kg पेट्रोल खत्म हो गया। तो मास कितना हो गया, 999 kg। तो अभी यहाँ पे देखिए ये सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे मास क्या हो रहा है भाई, मास इज वेरी, यहाँ पे मास क्या हो रहा है भाई, वेरी कर रहा है। दूसरा केस मैं आपको बताऊं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक रॉकेट है ना। तो रॉकेट में जनरली जो कोई भी रॉकेट होता है ना, तो उसमें जो उसका जो 80% जो पार्ट होता है, दैट 80% पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ फ्यूल, है ना। तो जैसे भी कोई रॉकेट उड़ता है तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट देता है, बहुत ज्यादा थ्रस्ट देता है ना। तो यहाँ पे पूरा 80% उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ होता है। तो ये बहुत हाई स्पीड से ऊपर जाता है और हर पर मिनट यहाँ पे क्या होता है, इसका फ्यूल ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट फास्ट। तो अभी यहाँ पे देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका मास वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे मास इज वेरी, है ना। तो मास वेरी कर रहा है, करेक्ट। तो नाउ जब मास वेरी करता है ना, तो ये आपका F इक्वल टू एम फॉर्मूला इज नॉट कांस्टेंट, करेक्ट, है ना। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, और उस दूसरे फॉर्मूले को हम कल देखेंगे। ओके, विल सी दैट फॉर्मूला टुमारो। ओके, एनी डाउट्स, एनी मोर डाउट्स? कुछ डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज ओके। तो इसको हम कल देखेंगे अगली क्लास में। ओके, एनी डाउट, कुछ डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज अपनी अटेंडेंस दीजिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम कल देखेंगे अगली क्लास में। सेकेंड लॉ में जो मास वेरी होता है तो उसके फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।
हाँ बताइए सोहेल, आप बताइए अपना डाउट बताइए। अभी कौन सी क्लास है अभी? केमिस्ट्री क्लास है क्या अभी आपकी? ओके चलिए, हाँ डाउट बताइए। क्या डाउट है, आप लिख के बताइए सोहेल। Sir, what is multiplication error सोहेल formula? बताइए। Sir, what is multiplication error formula? हाँ बोलिए फिर से। 1 minute. हम्म। Sir, what is error formula for multiplication? एरर फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन नोट्स नहीं क्या आपके पास? Sir, it was there, but means when we divide delta A upon delta B, we